अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक अ सिंपल मेन्यू विद एंगुलर जेएस। अच्छा, ये हम लोग फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट लेंगे, मतलब कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी ना हो और हम स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से लेंगे कि एचटीएमएल लिखने के बाद, एचटीएमएल स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम कैसे उस बेसिक मेन्यू को बनाएंगे। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, हम विजुअल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम यहाँ पर शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास पूरा HTML का डॉक जो होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा बनकर आ जाएगा। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एंगुलर का एंगुलर मेन्यू बनाने जा रहे हैं। ठीक है, नेविगेशन लिख लो या मेन्यू लिख लो, एज यू विश, व्हाटएवर यू वांट। आप यहाँ पर जो भी टाइटल डालना चाह रहे हो वो टाइटल डाल लोगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले लगाना है एंगुलर का CDN। ठीक है, आपने गूगल कर लेना है, W3 स्कूल एक वेब है, मैंने देखी है, वहाँ पर आपने वहाँ से ले लेना है, जहाँ से मर्जी आपको CDN मिले 1.6.9 या जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उस हिसाब से आपने अपनी एंगुलर JS की CDN लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम आपने करना है, जब हम कोई भी नेविगेशन बार बनाने जा रहे होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन की, तो उसको एंगुलर से बनाने का क्या मकसद है, वैसे भी तो बन सकती है, उसको डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, डायनेमिकली बनाने का क्या तरीकेकार है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंगुलर लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट स्ट्रक्चर यूज फॉर एंगुलर। और एंगुलर की नेविगेशन का HTML स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HTML स्ट्रक्चर बना लेंगे। HTML स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML5 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो HTML5 के साथ हमने सबसे पहले सिमेंटिक टैग लगाना होगा, दैट इज हेडर। उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, अंदर जब हम नेविगेशन बनाते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो है ना वो लेफ्ट साइड पे लोगो आ रहा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिव डॉट और लोगों की एक क्या बना रहा हूँ, डिव बना ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी इमेज कॉल हो जाएगी, उसको हम डायनेमिकली यहाँ पर कैसे कॉल कराएंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पर हमारे पास अब जो हमारे पास नेविगेशन बार आ रही होती है, दैट इज होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पेजेस जो आ रहे होते हैं बेसिकली, वो हमारे पास कैसे लिस्ट डाउन होंगे, उसको बनाने का क्या तरीकेकार है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या इस्तेमाल करने का, वी हैव टू क्रिएट द सिमेंटिक टैग दैट इज नैव फॉर ULLI लिस्ट और नेविगेशन बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नैव ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नैव लेने के बाद उसके अंदर ULLI बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम नेविगेशन के पेजेस बनाते हैं वो LI लिस्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ULLI, उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, उसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, आइटम्स बनाएंगे। कितने आइटम्स बनाएंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, करियर, सिर्फ 4 ले लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल, या फिर 5 ले लेते हैं, सर्विसेज भी रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, LI के बाद उस LI के अंदर अब हमारे पास क्या आएगी, LI के अंदर हमारे पास एंकर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिक LI के अंदर एंकर ले लेंगे और ये कितने टाइम्स होगा, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 5 लिख दिया, तो यहाँ पर 5 टाइम्स हमारे, ओ सॉरी, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 5 टाइम्स हमें सॉरी LI लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 टाइम्स यहाँ पर LI ले लेंगे। ठीक है, 5 टाइम्स हम LI ले लेंगे और एंकर उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हर LI के अंदर एंकर का टैग मौजूद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, दैट इज द वे हाउ टू राइट द कोड ऑन HTML इन अ फास्ट वे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर नेविगेशन की ULI लिस्ट बना ली। तो अब हमारे पास 5 क्यों ले हम, जब हम मेन्यू को डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो हम एक ही LI और एक ही एंकर के थ्रू अपने पूरे मेन्यू को लेकर आएंगे एंगुलर के थ्रू डायनेमिकली, और लोगों को भी हम डायनेमिकली एंगुलर के थ्रू ही लाएंगे। कैसे ला सकते हैं वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है हमें अपना मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एंगुलर लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग लगाने के बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, दैट इज यूज्ड फॉर अपना मॉड्यूल। ठीक है, और मॉड्यूल के लिए लगाएंगे हम। ठीक है, और उस मॉड्यूल का नाम हम जो भी रखना चाहे रख लें, मैं अभी यहाँ पर ऐप ही रख रहा हूँ जो जनरल यूज इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी अपना वेरिएबल का नाम रखना चाहें वो अपने मॉड्यूल का नाम रख लें। ठीक है, एंगुलर डॉट MODUL मॉड्यूल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपने
मॉड्यूल का नाम रख लेना है इन इन्वर्टेड कॉमास, मॉड्यूल का नाम मैं कुछ भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेन्यू बार, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी नाम रखना चाह रहे हैं अपने मॉड्यूल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाकर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने अपना मॉड्यूल फाइनल करा दिया, ठीक है। जब आपने अपना मॉड्यूल फाइनल कराने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, मॉड्यूल को इनिशिएट करवा देना है अपने जहाँ पर भी आप अपने मॉड्यूल को इनिशिएट करवाना चाहें। तो मैं सबसे ऊपर अपने पास इनिशिएट करवा रहा हूँ HTML के टैग के अंदर ही करवा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप जहाँ भी मेन हेडर के अंदर इनिशिएट करवा लें या जहाँ भी, मैं एक ही बार वन टाइम इनिशिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। ng-app इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्या बता देंगे, हमारे मॉड्यूल का क्या नाम है, दैट इज मेन्यू बार, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो भी आगे आप चीज़ें बनाते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी डिफ क्या है, लोगों की। तो लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर लोगों को डायनेमिक करने के लिए मैं एक डायरेक्टिव बना रहा हूँ। डायरेक्टिव बनाने के लिए हमें उसी वेरिएबल को लेके चलना पड़ता है, डायरेक्टिव बनाए या कंट्रोलर, जो कि आपके मॉड्यूल का होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ करा ऐप डॉट, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर आगे डिफाइन कर दिया दैट इज डायरेक्टिव, ठीक। तो हम जो बनाने चाह रहे हैं वो डायरेक्टिव है, मतलब हम अपना एक टैग बनाना जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या इनिशिएट हुआ हुआ होगा, दैट इज लोगो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद सिंपल इज दैट हमने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद सिंपल इज दैट कि हमने यहाँ पर डायरेक्टिव लिखने के बाद हमने सिंपल अपने राउंड ब्रैकेट्स ले लेना है, इन्वर्टेड कॉमास ले लेना है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस डायरेक्टिव जो सिमेंटिक टैग आप बनाना चाहते हो उसका नाम लिख लिया लोगो इमेज, ठीक है। लोगो इमेज का आप डायरेक्टिव बनाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉमा डाला, कॉमा डालने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, फंक्शन लिख दोगे, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद आपने सिंपल इज दैट क्या करना है, राउंड ब्रैकेट्स बनाने हैं, राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और आपकी बॉडी क्लोज हो गई आपके डायरेक्टिव की। जैसे ही आपकी बॉडी क्लोज हो गई तो आप अंदर क्या करोगे, क्योंकि हमारा डायरेक्टिव एक वेरिएबल के थ्रू हम अंदर डायरेक्टिव की जो भी चीज़ें होते हैं स्टोर कराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो मेन्यू है वो कहाँ पर लैंड कर रही है उसकी इमेज, ठीक है। अच्छा, तो आपको अब मेरी ये वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी जहाँ पर मैंने अपना मेन्यू1.html के नाम से फाइल बनाई थी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी के बराबर में मैंने लोगो की जो है एक इमेज रखी हुई है PNG फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। हम डायरेक्टली कॉल करा लेंगे इसको, कैसे कॉल कराएंगे, इसका पार्ट क्या होगा वो आप लोगों को पता भी नहीं है तो वो भी देख लेते हैं, और अगर पता है तो भी देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर टू बी कंटिन्यू रखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हम कैसे इमेज के पाथ को डायनेमिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इज दैट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर अगर हम जनरली अंदर लोगों के अंदर इमेज लें तो यहाँ पर क्या करेंगे, IMG का टैग हम लगा लेंगे। तो क्या होगा, IMG का टैग लगाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करा लेंगे दैट इज लोगो डॉट PNG, ठीक है। तो हमारे पास इमेज की लोगो कॉल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम एज अ डायरेक्टिव इसको कॉल कराएंगे, एज अ अपना एक टैग बनाते हुए कॉल कराएंगे, तो वो तरीके कार क्या है, वो भी बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपना वेरिएबल बना लेना। अपना वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पर लोगो, ठीक है, लोगो करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू के बाद आपने डबल कोटेशन लगा देना, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इस चीज को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपके पास एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, हमेशा ये चीज याद रखनी है, अगर बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करना है, अगर बाहर सिंगल कोटेशन है तो अंदर डबल कोटेशन। तो मैं यहाँ पर अंदर सिंगल कोटेशन में जो है चीज़ है वो उनको सिंगल कोटेशन में कर देता हूँ ताकि वो एरर रिमूव हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्टिव के अंदर हमारी पाथ कॉल हो गई। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अब जहां पर भी हम अपना डायरेक्टिव कॉल कराएंगे वहां पर ऑटोमेटिकली इमेज लोगों की कॉल हो जाएगी, हमें बार बार इमेज का पूरा टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव वी कैन शो लोगो एनीवेयर इन अवर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इतना आसान वे हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, अब हमारी जो चीज़ रिटर्न हो रही है विद द फंक्शन दैट इज, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं किसको, वो हम बता देते हैं। वो हमारे पास जो है वो हमारा, जब भी हम किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं तो हम उसको रिटर्न में, मतलब रिटर्न उसकी टाइप
लेते हुए हम बताते हैं टेम्पलेट के अंदर कि क्या चीज़ हम एज अ डायरेक्टिव बना रहे हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर देंगे अपना टेम्पलेट। अब मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी डायरेक्टिव्स की, अगर किसी ने डायरेक्टिव नहीं पता, किसी को मॉड्यूल नहीं पता, और ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वीडियो दे दूंगा, तो आप ये देख लेना कि डायरेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, और मॉड्यूल क्या होते हैं। आपको उस चीज़ से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डायरेक्टिव फॉर मॉड्यूल के अंदर रिटर्न टाइप क्या कर रही है। वैसे भी मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को कॉल करा लेना है जो अपने टेम्पलेट के अंदर आप कॉल कराओगे, जो आप रिटर्न कर रहे हो अपने पूरे वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉल कराने के बाद आप सिंपल इज दैट अब क्या करोगे, आपको जब भी लोगो कॉल कराना है कहीं पर, अब आपका अपना टैग बन चुका है, उस टैग का नाम क्या है, लोगो ING, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब भी आप अपना टैग डिफाइन करोगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक टैग बन गया और उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाएगी, ये इमेज कॉल हो जाएगी, ठीक है। मैं इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ आपको कि ये इमेज कैसे कॉल हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा लोगो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ लोगो हमारा वाइट कलर के अंदर है, ठीक है। तो वो स्क्रीन में मिक्सड हो गया। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप यहाँ देख सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो इमेज कॉल हो चुकी है। इसका मतलब जहाँ पर भी हम ये टैग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इमेज कॉल हो जाएगी। डायरेक्टिव, बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव हमारा कोड कितना डायनेमिक हो गया कि हमें बार बार उस लोगों को, इमेज को लगा, और एक बार आप लोगों की इमेज चेंज करोगे, सब जगह ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सब जगह आपको जाकर चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब देख लेते हैं आगे टू बी कंटिन्यू अपने मेन्यू को कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए अब हमारा लोगो कॉल हो गया। अब हमारी बात आ जाती है किसकी, हमारी एलआई लिस्ट की। मतलब हम एंकर को कैसे रिपीट करेंगे, मतलब कैसे डायनेमिकली कॉल कराएंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ng रिपीट, ठीक है। सबसे पहले तो ng रिपीट बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है, ऐप डॉट, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, कंट्रोलर बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोलर बनाने के बाद आपने सिंपल नॉर्मल आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वही अपने कंट्रोलर का नाम लिख देना है। कंट्रोलर का नाम आप लिख लो नेविगेशन, ठीक है। आपने कंट्रोलर का नाम लिख दिया नेविगेशन लिस्ट, ठीक है। नेविगेशन लिस्ट के नाम से आपने यहाँ पर अपना कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, कोई इतनी ट्रिकी चीज़ नहीं है ये, तो आपने यहाँ पर सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर आपने क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन के अंदर हमारे पास कौन सा वेरिएबल चलता है, स्कोप वेरिएबल चलता है। स्कोप वेरिएबल और स्कोप, रूट स्कोप वेरिएबल की भी मेरे पास एक वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा स्कोप वेरिएबल और रूट स्कोप वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बॉडी को क्लोज कर देना है। बॉडी को क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमने सिंपल डिफाइन कर, बॉडी क्लोज करने के बाद अब डिफाइन करना है कि हमारी नेविगेशन की लिस्ट क्या होगी, वो किस वेरिएबल के थ्रू चलेगी, वो स्कोप ऑब्जेक्ट के थ्रू चलेगी, एक वेरिएबल लेते हुए, एक यूनिक वेरिएबल लेते हुए जो हम अपनी एलआई में कॉल कराएंगे, स्कोप वेरिएबल। उसके बाद डॉट, जैसे कि मैं अपने आइटम्स ले बनाऊंगा, आइटम उसका नाम रख लेता हूँ अपने वेरिएबल का, आपकी मर्जी, आप जो भी नाम रख सकते हो उसके अंदर, आइटम लिस्ट रखो या एज यू विश, वट एवर यू वांट, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर के, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है वो एक एरे फॉर्म में, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। जब एक वैल्यू स्टोर करी जाती है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। जब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की जाती है दैट इज एरे, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज स्टोर कराने के लिए हम एरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट उसके लिए लेते हैं। तो सबसे पहला पेज हमारे पास क्या होगा, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने ले लेना है होम, ठीक है, सॉरी होम। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने ले लेना है अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस लेने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, कॉमा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्या ले लेना है, इसी तरीके से सर्विसेज, दैट इज सर्विसेज। और उसके बाद आगे हमने आगे क्या कर लेना है, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद लास्ट वन हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 5 हो जाएंगे टोटल तो ठीक भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, करियर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में कॉमा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंड हो चुका है, टू बी कंटिन्यू, आगे कोई आइटम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने का क्या तरीके कार है, हमने सिंपल इज दैट। अब इसको कॉल किस तरीके से कराएंगे, कॉल कराना भी कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, अपने नेव में जाकर सबसे पहले तो उसका कंट्रोलर कॉल करा लेना है, ठीक, ng कंट्रोलर।
कंट्रोलर का नाम क्या है वो नाम आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोलर, नेविगेशन लिस्ट आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना है, नेविगेशन लिस्ट। उसके बाद आपने रिपीट क्या करनी है, आपने रिपीट करनी है अपनी लिस्ट, मतलब एल को रिपीट करना है, ठीक है। एंकर तो ऑटोमेटिकली रिपीट होगा उस एल के थ्रू, तो हमें उसके पेरेंट को रिपीट रखना है ताकि उसके नीचे और एल आए, एंकर उसके साथ ऑटोमेटिकली ही रिपीट हो जाएगा। कैसे, आपने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, दैट इज एनजी रिपीट, ठीक है। अच्छा, एनजी रिपीट का को भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एनजी रिपीट के अंदर आपको एक नया वेरिएबल बताना पड़ता है जो कि अपने अंदर उस वेरिएबल को लेता है जो आपने स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करा है, ठीक है। तो अपनी तमाम वैल्यूज लिस्ट किस में से लेगा, वो लेगा आइटम के अंदर से, ठीक है। तो आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा देना। तो यहाँ पर जितनी भी अब नया वेरिएबल हमारा क्या हो गया, वो हो गया लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट को, अब हमारे पास एक लिस्ट जो हो गई है वो ये है, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट को अंदर कॉल कराने का क्या तरीकेकार है, आपका वेरिएबल क्या है, आइटम, लेकिन अब उस आइटम ने वैल्यू किसको दे दी, लिस्ट को। अब आप यहाँ पर कॉल करा लोगे किसको, लिस्ट, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने हैं, वी विल फाइंड एक्सप्रेशन थ्रू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, लिस्ट बता दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। क्या ये वर्क कर रही है, क्या ये वर्क कर रही है, देख लेते हैं, आ जाए देख लेते हैं, इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है आपके सामने, क्या है रिजल्ट, यहाँ पर वही मेन्यू वन डॉट एचटीएमएल की हमारे पास फाइल है, और यहाँ पर हमारी नेविगेशन का कंट्रोलर, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ एक्स्ट्रा आई है वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपेंड हुई है, उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। तो आपने सिर्फ अपने काम को देखना है कि क्या वो काम कर रहा है। तो हमारे पास होम, अबाउट अस, ठीक है। और यही चीज़ याद रखना है कि इनके एनजी रिपीट के थ्रू या इनकी क्लासेस के थ्रू आपने अपनी सी एस एस नहीं करनी, अपनी ही क्लासेस और अपनी ही एल आई लिस्ट या अपनी ही उसके थ्रू सिमेंटिक टैग्स के थ्रू आपने सी एस एस करनी है, ठीक है। अब भले आप इस जो आपने डायरेक्टिव बनाया उसको सी एस एस कर सकते हैं, बट जो अपेंड हो रही है, जो चीज़ हमने एच टी एम एल में डाली नहीं है बट यहाँ पर आ रही है, उसके थ्रू आपने सी एस एस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, टू बी कंटिन्यू रखते हुए आगे देखते हैं कि हम इसको और स्टाइल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक हमारा मेन्यू हो चुका है एंगुलर के थ्रू, एंगुलर का काम अब हो गया खत्म। अब काम आता है स्टाइलिंग का, दैट इज सी एस एस। अब इस्तेमाल करेंगे अपनी सी एस एस को और अपनी मेन्यू को और स्टाइल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे स्टाइल करेंगे, क्या तरीकेकार है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहीं पर ही अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमने अपनी नेविगेशन के बैकग्राउंड पर कोई कलर ले लेते हैं ताकि हम उसको समझ सके कि क्या चीज़ आ रही है पीछे बैक पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ले लेना है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडर का, यहाँ से ऐड रूल करेंगे और यहाँ पर हेडर के बैकग्राउंड कलर अभी ऐसे करके ब्लू लिखता हूँ और यहाँ पर से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई अच्छा सा कलर, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी देखो बॉडी के से पास जो है ना थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी पे कैसे आ रहा है, ये बॉडी पे जाओगे तो यहाँ पर ऑरेंज कलर से हमारे पास मार्जिन आती है। हम क्या करते हैं, बॉडी की मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन 0 कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेडर के ऊपर हमने वो लगा दिया। उसके बाद हम दोनों को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अंदर जो हमारे पास डिव्स है, उसके बाद डिव्स के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं। इसको हेडर हम पे कलर दिया है और बॉडी की मार्जिन 0 करी है, अभी और कुछ नहीं करा। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दो चीज़ों को हमने क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है अपनी कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी मैं इनलाइन सी वो सॉरी अभी मैं ज़रा इंटरनल सी एस एस ही कर रहा हूँ, तो इंटरनल सी एस एस के अकॉर्डिंगली हम काम कर लेते हैं, ठीक है। हेड के टैग के अंदर कर लो या बॉडी के अंदर कर लो, या जहाँ भी आपने करना है आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल इज दैट बॉडी की मार्जिन कॉपी कर ली। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ कॉपी करने जा रहा हूँ वहीं से अपनी हेडर पे से, तो हेडर का कलर मैंने कॉपी करा है वहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अपनी सी एस एस यहाँ पेस्ट करती रहनी है रिफ्रेश करने से पहले, वरना काम आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अपने वापस स्क्रीन पे चलते हैं, वही वाली स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स एक लाइन में आ जाएंगी दोनों चीज़ें। उसके बाद मतलब कि वो अपने चाइल्ड्स को दोनों को एक लाइन में ले लेगा। उसके बाद हमने सिंपल जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा देना, ठीक है। वो एक दूसरे के कॉर्नर पर जाकर
चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस CSS को कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लोगों की डिफ को विड्थ दे देते हैं 30% या 20%। ठीक है, विड्थ 20%, 20%, और उसके बाद 20%, और 20% देखें विड्थ आ गई है, यहाँ पर ब्लू एरिया हाईलाइटेड हो गया। और यहाँ पर अब नेविगेशन की जो हमारे पास स्कोप, याद रखना जो स्कोप कोई हमारे पास क्लास हमने लगाई नहीं है तो वो हटा लो। ठीक है, उसके बाद ये नेविगेशन नैव हमारी किसकी है, ये नैव हमारे पास है हेडर की नैव। ठीक है, हेडर की नैव के ऊपर हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपल विड्थ दे देनी है 60%। 60% क्यों दे रहा हूँ मैं, 60%, और 60 और हमारे पास कितना हुआ, 60 और 20, 60 और 20 की जगह यहाँ पर अगर 70 भी ले लोगे तो मोर एनफ है कि 70 ले लो। 70 और 20 कितना हुआ, 90। 10% की हम स्पेस लेफ्ट पे, मेन्यू के लेफ्ट और राइट पे इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हमने तो मेन्यू को एंड पे कर देना है। कैसे करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, वो सॉरी, अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड, ठीक है, अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड। अच्छा, उसके अलावा और क्या इस्तेमाल, और यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेविगेशन अपनी पेरेंटली चाइल्ड्स को, जो भी अंडर यूएल एज अ चाइल्ड बिहेव करेगा, और अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉर्नर पे लेकर चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तमाम CSS एक ही बार हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया 20%, ये हो गया 30%। अब हमारे पास 10% की स्पेस बची है, वो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट पे डिवाइड करने के बजाय इसको स्पेस बिटवीन की जगह में स्पेस अराउंड कर लेंगे। अब 10% आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 5% स्पेस आ गया, यहाँ पर भी 5% स्पेस आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, मैं लोगों को एक स्पेसिफिक विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, लोगों के इमेज के थ्रू। ठीक है, एड रूल डॉट लोगों की इमेज। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहो तो ये भी कॉल करा सकते हो, ये भी वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इज दैट, यहाँ पर उसका टैग कॉल कराकर, मतलब इस लोगों की, इस टैग की जो इमेज है उसको विड्थ मैं दे देता हूँ 180 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपल इज दैट यहाँ पर से CSS आपको मैं समझ में आ गई होगी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, CSS बाद में ही एक साथ ही कॉपी करके वहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपल हेडर की जो चीज़ें हैं, आप देखो तो अब LI को हमने एक लाइन में लाना है। ठीक है, LI को एक लाइन में ले आते हैं, कोई मसला नहीं। ये किसकी LI है, यहाँ से ऐड रूल करते हैं। याद रखना है जो अपेंड वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आपने अपेंड वेरिएबल्स मिटा देने, जो खुद मतलब हमने नहीं डाले। तो नेफ के UL के LI का, ठीक है, LI को हमने क्या कर लेना है, डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन, आपने डिस्प्ले इनलाइन करना है। इनलाइन करने के बाद आपने उसके एंकर पे जाना है। एंकर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, एंकर को CSS करनी है। एंकर को CSS क्या करनी है, एंकर को आपने कर लेना है नेव के UL के LI का एंकर, ताकि वो इजीली मूव हो जाए, अपनी CSS वर्क करे। ठीक है, तो एक तरीके से आपने CSS करनी है, ना कि ऐसी डायरेक्ट एंकर पे काम कर लेना, वरना अगर आपकी वेब एप्लीकेशन में तमाम एंकर सेट हो जाएंगे अगर आप अपेरेंटली पेरेंटली उसको डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल। ठीक है, और कलर इसका वाइट कर देता हूँ, कोड होता है उसका #FFF। ठीक है, उसके बाद इसको एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं जो कि इसी में मौजूद होगी, ठीक सी। ठीक है, उसके बाद इसमें से अंडरलाइनिंग हटा देते हैं थोड़ी सी। अंडरलाइनिंग हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद इसको थोड़ी सी दे देते हैं राइट और लेफ्ट पे पैडिंग। ठीक है, और राइट और लेफ्ट पे पैडिंग करने के बाद एक चीज़ हमारी मिसिंग है कि नेविगेशन सेंटर लाइन नहीं होगी। अभी हेडर को देते हैं पैडिंग। पैडिंग देने के बाद टॉप और बॉटम से पैडिंग देने के बाद यहाँ पर पैडिंग जैसी दे दी। पैडिंग देने के बाद ना ही लोगो तो अलाइन हो रहा है बट नेविगेशन अलाइन नहीं हो रही, तो आपने पेरेंट डिफ पर अलाइन आइटम सेंटर लगा देना है ताकि नेविगेशन आपकी सेंटर में लगे। तो हमारी पूरी ये जो है नेविगेशन बन चुकी है। ठीक है, इतनी ही एंगुलर की डायनेमिक नेविगेशन ऐसे ही बनाई जा सकती है। इजी वे है डायनेमिक नेविगेशन बनाने की, और आसान फास्ट वे ऑफ कोड ये है हमारे पास, जो कि हम सिंपल नेविगेशन बार बना सकते हैं। अब मैं ये CSS तमाम अपने पास कॉपी कर लूँगा और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब मैं वहाँ पर CSS कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब आपको आई होप सीएसएस वगैरह सब कुछ समझ में आया आ गया होगा। बस मैं फास्ट मूव करता हुआ अपनी सीएसएस को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ज़रा आप लोगों ने उसको कंसंट्रेट रखना है। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल अपनी सीएसएस तमाम कॉपी करके यहाँ पर रख ली है, ठीक है। और यहाँ पर से अब मैं इसका, आपको तमाम चीज़ें नज़र आ गई हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, हमारा पूरा कोड हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।